हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। इस अभ्यास सीरीज में हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 के क्वेश्चंस और डेली 12:15 बजे ये आपकी क्लास होती है दोपहर में। तो डेली जो है प्रेजेंट रहा करिए क्लास में और बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर आप चाहते हैं 40+ क्वेश्चंस को सही करना पेपर 1 के लिए, देखिए आप हो सकता है कई सारे चैनल्स देखते हो, अलग अलग चैनल्स पे जाते हो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस और इतने अच्छे रिसर्च करके लाए गए क्वेश्चंस आपके लिए कोई नहीं देगा। और खास तौर से यहाँ पर पीवाईक्यूज हम सिर्फ डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे। डेली आप लोग के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अगर हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए। 14 नवंबर यानी चिल्ड्रंस डे का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज के इस सेशन में आगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन टेस्टिंग थ्योरी थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बट डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स डायरेक्टली। कह रहा है कि कौन सा अनुसंधान प्रकार सिद्धांत का परीक्षण कारण और प्रभाव संबंधों के अवलोकन के माध्यम से करता है लेकिन सीधे चर में बदलाव नहीं करता। तो हमें ये पता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है ना। लेकिन वहां पर हम जो है चरों में बदलाव भी करते हैं, यानी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट भी करते हैं। बल्कि यहां पर कह रहा है कि इट डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स डायरेक्टली। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है एक्शन रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है ग्राउंडेड थ्योरी और चौथा ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा? पूर्व पक्ष तथ्य, कार्य अनुसंधान, ग्राउंडेड थ्योरी और वर्णनात्मक अनुसंधान। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। एक एक ऑप्शन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां मेंशन कर देंगे कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये हर प्रश्न के लिए आप करेंगे, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं। आपको जैसे ही मैं प्रश्न पूरा करता हूं, पढ़ता हूं और ऑप्शंस जैसे बताता हूं, आपको नीचे जाना है कमेंट सेक्शन में, अपना सही उत्तर लिख देना है कि क्या होगा इसका सही ऑप्शन, आपको क्या लग रहा है। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है ना, ये क्या करता है आपको मालूम है? कोई भी घटना होने के बाद उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। ये कॉज, कारण और उसका इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ना, ये एस्टेब्लिश करने के बारे में है, उसकी स्टडी करता है। और ये कैसे करता है? ऑब्जर्व करके। क्या ऑब्जर्व करता है? ये कंडीशंस को, है ना। कंडीशंस जो नेचुरली अकर कर रहे हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो भी वहां पर कंडीशंस हैं, उनको ये करता है बिल्कुल स्टडी। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं करता है, विदाउट डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये कॉमनली यूज होता है मैनिपुलेशन जो है जहां पर इम्प्रैक्टिकल हो, जहां पर आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि नेचुरल इन्वायरमेंट में आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, आप चरों में बदलाव या हेरफेर नहीं कर पाएंगे। वो सिनेरियो जो है आपके लिए तब सही होता है जब आप एक लैबोरेटरी में हो या कोई ऐसे कंट्रोल्ड कंडीशन में हो। तो ये अप्रोच अलाउ करता है रिसर्चर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या जो है लिंक है कारण और प्रभाव के बीच में। और अगर वो कॉजेशन को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, जहां वो कर पाते हैं, तो उस केस में हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का यूज करते हैं और यही इसका सही उत्तर होगा। एक्शन रिसर्च आपको मैंने कई बार बताया है कि इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होता है। तुरंत अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा, खासतौर से अगर हम क्लासरूम सेटिंग के बारे में बात करें जहां पर कक्षा में बच्चे बैठे हुए होते हैं, उस केस में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और यहाँ पर हम इंटरवीन करते हैं, बीच में जो है कुछ अपना इनपुट देते हैं और टिपिकली जो है ना एजुकेशनल या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, और उसका हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या उसमें कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं। ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं? थ्योरी को डेवलप करते हैं डेटा कलेक्शन के आधार पर, हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर। और इसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी गुणात्मक विश्लेषण करते हैं यहाँ पर ग्राउंडेड थ्योरी में। और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से, इसलिए ग्राउंडेड थ्योरी इसका नाम है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एज इट इज़ जो चीज़ें हैं, जो फेनोमेना है, जो घटित हुई हैं, उनको एज इट इज़ जो है यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। तो अगर आपको कोई पॉपुलेशन या फेनोमेना को, उसके विशेषताओं को डिस्क्राइब करना है विदाउट एग्जामिनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या टेस्टिंग थ्योरीज, तो आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। आई होप कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। हमारा दूसरा प्रश्न है, इन टीचिंग विच इंस्ट्रक्शनल मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। शिक्षण में कौन सी शिक्षण विधि छात्र बातचीत और चिंतन के माध्यम से आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी है?
है ना। यहाँ पर हम क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा कीवर्ड है इस पर्टिकुलर प्रश्न या क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन है पहला व्याख्यान विधि या एक्सपोजिटरी मेथड, दूसरा ऑप्शन है सुकरात विधि जिसे हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है लेक्चर विधि, इसको भी हम व्याख्यान विधि कह सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है रोल प्ले। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और फिर हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना एक एक यहाँ पर ऑप्शन। देखिए हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का। जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करेंगे तो हमेशा स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, याद रखिएगा, जो छात्र है वो सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो ये सक्रियता जरूरी है ना, यहाँ पर ये सक्रियता जरूरी है। और आपको मालूम है कि व्याख्यान विधि हो, एक्सपोजिटरी मेथड हो, चाहे लेक्चर मेथड हो, इसमें स्टूडेंट जो है ना वो सेंटर में नहीं बल्कि टीचर सेंटर में होता है, और स्टूडेंट जो है ना वो उसका सेकेंडरी रोल होता है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये हट गया, क्योंकि एक्सपोजिटरी मेथड प्राइमरली यहाँ पर इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के बारे में हम सोचते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, और इसमें बहुत इंटरेक्शन जो है ना लिमिटेड होता है। तो इसमें लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए ज़्यादा समय ज़्यादा जगह नहीं बचता, रादर हम कहें तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए लिमिटेड इंटरेक्शन। अगर वही हम बात करें लेक्चर मेथड की, तो लेक्चर मेथड भी जो है वन वे कम्युनिकेशन होता है टीचर से स्टूडेंट की तरफ, है ना, टीचर से स्टूडेंट की तरफ जाता है ये कम्युनिकेशन। टिपिकली तब ये इफेक्टिव होता है जब हमें कम समय में ज़्यादा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करना हो, उस केस में जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वही अगर हम बात करें रोल प्ले की, तो स्टूडेंट को एंगेज करना सिमुलेटेड सिनेरियो यानी एक आर्टिफिशियल सिनेरियो के जरिए, और इसमें हम एम्पैथी या एप्लीकेशन स्किल जो है ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग को अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें क्या होता है, बच्चों को इनकरेज करना होगा कि वो हमसे सवाल पूछें, क्वेश्चन पूछें। और क्वेश्चन के बारे में बात कहाँ होता है, सोक्रेटिक मेथड में, है ना, सुकरात विधि जिसे हम कहते हैं। इसे हम, इसका दूसरा नाम एक और है कि क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। और जो सोक्रेट्स थे या सोक्रेटिस कई लोग कहते हैं उसको, तो उन्होंने ही ये विधि लाई थी। सोक्रेटिक मेथड जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्रिटिकल थिंकिंग को फॉस्टर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायलॉग में शामिल होते हैं। डायलॉग मतलब ये मूवी वाला डायलॉग नहीं, डायलॉग का मतलब होता है कि वार्ता, मतलब दो लोगों के बीच में वार्तालाप होता है, और वो स्टूडेंट और टीचर होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, टीचर जवाब देते हैं, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे जवाब देते हैं, और इससे रिफ्लेक्शन या जिसे हम कहते हैं ना कि अपने अवलोकन करने का भी मौका मिलता है। एनकरेज किया जाता है कि वो अपने बिलीफ, अपने लॉजिकल रीजनिंग स्किल को डेवलप करे। ये मेथड प्रमोट करता है इंटरेक्शन को, और ज़्यादा इन डेप्थ समझ को की विकास करने में हेल्प करता है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सबसे आइडियल सोक्रेटिक मेथड होगा, और यही इसका सही उत्तर भी होने वाला है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। विच कम्युनिकेशन मॉडल कंसीडर्स फीडबैक एज अ की कॉम्पोनेंट एंड एम्फेसाइजेस कंटिन्यूअस एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कई बार इस तरह के प्रश्न हमने किए हुए हैं। कौन सा संचार मॉडल प्रतिक्रिया को एक प्रमुख घटक मानता है और प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच निरंतर आदान प्रदान पर जोर देता है। बताइए, ऑप्शन है आपके सामने। पहला है रेखीय या लीनियर मॉडल, दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल, तीसरा है लेन देन या ट्रांजैक्शन मॉडल, और चौथा है शैनन वीवर मॉडल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, और आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन का बस नंबर लिख दीजिए, यानी कि उसका जो अल्फाबेट है, जैसे ABCD, तो इन चारों में से जो आपको सही लग रहा है वहाँ पे नीचे मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और फिर हम डिस्कस करेंगे एक एक ऑप्शन। देखिए, एक एक ऑप्शन, सबसे पहला लीनियर मॉडल अगर हम देखें, देखिए फीडबैक लीनियर मॉडल में कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। फीडबैक क्या होता है, प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया अगर आप दोगे तो वो लीनियर मॉडल कहाँ हुआ। लीनियर मॉडल तो वन वे कम्युनिकेशन होता है ना। ये तो एक तरफा प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बात होता है, वन वे मॉडल होता है। तो लीनियर मॉडल में कभी भी फीडबैक नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। रेखीय मॉडल इसका सही उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लीनियर मॉडल एक वन वे प्रोसेस होता है। ये सिंपल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए जो है ना आसान होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें इंटरैक्टिव मॉडल, तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है इंटरैक्टिव मॉडल और एक होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इंटरैक्टिव मॉडल जो है ना इसमें फीडबैक मिलता है। तो चलिए भाई, फीडबैक के बारे में बात किया तो इसमें तो फीडबैक मिल जाता है, तो यहीं पे कई लोग इसको सही करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कम्युनिकेशन को ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तौर पे देखता है, ये कंटिन्यूअस एक्सचेंज के तौर पे नहीं देखता है ना।
तो यानी कि इंटरैक्टिव मॉडल जो होता है इसमें इंटरैक्शन तो होता है, लेकिन जैसे कंटिन्यूअस एक्सचेंज का मतलब है कि सेंडर रिसीवर का जो रोल है वो लगातार चेंज हो रहा है ना। तो ये चीज़ हमें ट्रांजैक्शनल मॉडल में देखने को मिलता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन को एक डायनेमिक, याद रखिएगा, एक डायनेमिक कंटिन्यूअस एक्सचेंज के तौर पे देखता है, जहाँ पर सेंडर और रिसीवर जो है ना साइमल्टेनियसली अपने रोल्स को चेंज कर रहे हैं। यानी कि जो सेंडर है वो कभी रिसीवर बन जा रहे हैं और रिसीवर जो है वो कई बार सेंडर बन जा रहे हैं। तो ये मॉडल जोर डालता है, फीडबैक को अपने इंटीग्रल पार्ट मानता है और साथ ही साथ एक टू वे इंटरैक्टिव प्रोसेस के ऊपर बात करता है, लीनियर प्रोसेस के बारे में बात नहीं करता है, और साइमल्टेनियस इंटरेक्शन के बारे में बात करता है ना, कि साइमल्टेनियसली जो है वो इंटरैक्ट हम यहाँ पे कर पाएँ। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल जो होता है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए। शैनन वीवर मॉडल जो होता है ना, ये टेक्निकल प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, फोकस करता है टेक्निकल प्रोसेस पे, और इसका जोर होता है किस चीज़ पे, कि नॉइज़ को कैसे कम किया जाए। ये एक वन वे मॉडल होता है, याद रखिएगा, ये एक तरफा प्रक्रिया होता है, इसमें फीडबैक का कोई भी रोल नहीं होता है। तो शैनन वीवर मॉडल में पहली बार नॉइज़ जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये भी नहीं होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो देखिए, ये दो मॉडल्स में आपको ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरैक्टिव मॉडल में डाउट हो सकता है। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरैक्टिव मॉडल के दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे जो है डाउट ग्रुप में पूछ लीजिएगा, वहाँ भी आपको मैं ये क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में नोट कर सकते हैं। Which of the following logic system is based on the law of excluded middle, asserting that every statement is either true or false with no middle ground? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रणाली निष्कासन नियम पर आधारित है जो यह कहता है कि प्रत्येक कथन या तो सत्य है या असत्य, इसके बीच कोई मध्य भूमि नहीं है ना, बीच का कोई बात नहीं, या तो ये एक्सट्रीम एंड के बारे में बात करता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। पहला ऑप्शन है इंडियन न्याय लॉजिक या भारतीय न्याय तर्कशास्त्र। दूसरा ऑप्शन है एरिस्टोटेलियन लॉजिक या अरस्तु तर्कशास्त्र। तीसरा ऑप्शन है डायलेथिज्म द्वैतवाद, और चौथा ऑप्शन है पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक परानुकूल तर्कशास्त्र। बताइए इसका सही उत्तर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए कि इन चारों ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, अगर हम बात करें इंडियन न्याय लॉजिक या भारतीय न्याय तर्कशास्त्र के बारे में, तो ये जोर डालता है किस चीज़ पे, ज्ञान यानी नॉलेज पे, और इसके साथ साथ रीजनिंग पे। लेकिन स्ट्रिक्टली जो है ना वो बाउंड नहीं होता है ये। अगर हम लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल के बारे में बात करें या कोई भी, ये बाउंडेड नहीं होता। ये सिर्फ कि ज्ञान को हम कैसे उसका अर्जन कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष भी होता है ना, आप प्रत्यक्ष रूप से भी कर पाते हैं, आप अनुमान लगा के भी करते हैं, उपमान यानी आप कंपैरिजन करके भी कर लेते हैं, है ना, और कई बार आप अनुपलब्धि से कर लेते हैं, कोई चीज़ के ना होने की वजह से भी, है ना। तो अलग अलग जो है कि अनुमान लगा के, उपमान से, अनुपलब्धि से, और प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान के अलग अलग तरीके अर्जन के बताता है इंडियन जो न्याय लॉजिक है वो। तो ये नहीं होगा, है ना, इसमें मिडिल ग्राउंड के बारे में या इससे रिलेटेड कुछ नहीं बोला गया है। एरिस्टोटेलियन लॉजिक जो होता है ये बेस्ड है ऑन द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, याद रखिएगा, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि ये जोर डालता है कि कोई भी स्टेटमेंट है तो या तो वो सही होगा, ट्रू होगा, या तो वो फॉल्स होगा। एक्सक्लूडेड मिडिल का मतलब ही होता है कि मिडिल जो बीच का जो पाथ है, जो मध्य रास्ता है ना, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अच्छा, इससे छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि मध्य रास्ता के बारे में किन्होंने बात किया था, गौतम बुद्ध ने। वो वाला मध्य रास्ता यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर बैलेंसिंग के बारे में बात होता है। तो मैं एक छोटी चीज़ आपको मैंने बताया। तो ये एक्सक्लूडेड मिडिल यानी बीच का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है ना, ये आपके एरिस्टोटेलियन लॉजिक में आता है, फाउंडेशनल है क्लासिकल लॉजिक में, और जोर डालता है बाइनरी थिंकिंग में। बाइनरी थिंकिंग मतलब क्या होता है कि आप जो है ना ये मानोगे ही नहीं कि कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन हो सकता है, यानी कि या तो कुछ सत्य होगा या असत्य होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, और ये नहीं होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है डायलाथिज्म या द्वैतवाद,
तो ये ट्रू कॉन्ट्रडिक्शन के लिए जो है ना अलाउ करता है हमें, है ना। ये रिजेक्ट करता है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्रू फॉल्स इनहेरेंट, ये चीज़ें जो है रिजेक्ट करता है। ये हमें बताता है कि देखिए ट्रू फॉल्स के अलावा भी हो सकता है कि कुछ एक कॉन्ट्रडिक्शंस हों हर चीज़ के, तो ये नहीं होगा। और पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक जो होता है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन को अकोमोडेट करता है, कोई भी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी जो है नहीं रहती है वहाँ पर, एरिस्टोटेलियन बाइनरी लॉजिक में जैसा कि होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा। और अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रश्न के बारे में और डिटेल में जानना होगा तो एक बार ये प्रश्न जो है वो वहाँ पर पूछ लीजिएगा डाउट ग्रुप में, तो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पर भी। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। और 5वें प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे इस एफर्ट के लिए जो है ना, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। In research, which of the following test is used to measure the strength and direction of the relationship between two ranked variables? अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण दो श्रेणीबद्ध चर के बीच संबंध की शक्ति और दिशा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पियर्सन्स आर, दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन्स रो, तीसरा ऑप्शन है टी टेस्ट और चौथा ऑप्शन है एनोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बताइए अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण दो श्रेणीबद्ध चर के बीच संबंध की शक्ति और दिशा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर श्रेणीबद्ध के बारे में बात कर रहा है, याद रखिएगा। मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंक्ड वेरिएबल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिख के आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक ऑप्शन। देखिए, अगर हम पियर्सन के आर के बारे में बात करें तो ये मेजर करता है लीनियर कोरिलेशन। याद रखिएगा, रेखीय जो संबंध होता है, सह संबंध, उसको ये मापता है। लीनियर कोरिलेशन दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच में। तो यहाँ पर या तो इंटरवल चाहिए या तो रेशियो चाहिए, और वो भी कैसे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो ये तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पर टू रैंक्ड वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहा है। फिर अगर हम देखें स्पीयरमैन्स रो जो है ना, ये मेजर करता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन कि कैसे जो है एसोसिएट हुए हैं दो रैंक्ड वेरिएबल्स, है ना। और इसीलिए ये ऑर्डिनल डेटा के लिए, जो डेटा ऑर्डर में होता है, ऑर्डिनल डेटा के लिए बहुत ज़्यादा जो है आइडियल हो जाता है। जब लिनियरिटी अजम्पशन बहुत कम हो तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। ये कॉमनली यूज़ होता है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर, नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स, स्पेशली अगर डेटा जो है ना रैंक्ड हो, मतलब वहाँ रैंकिंग की हो। देखिए, ऑर्डर जहाँ पे होता है तो क्या होता है, रैंकिंग होती है ना। तो रैंक डेटा जो होता है ना, अगर वो पियर्सन का अजम्पशन को मीट नहीं करता है तो उस केस में हम स्पीयरमैन्स का रो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। और अगर ये प्रश्न आपको सही समझ में नहीं आया तो आप फिर से बता रहा हूँ डाउट ग्रुप में पूछिएगा और अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और टी टेस्ट आपको पता है ये कंपेयर करता है जो मीन्स है, मीन्स, है ना, मीन्स दो ग्रुप के बीच में, लेकिन ये कोरिलेशन या एसोसिएशन स्ट्रेंथ मेजर नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। और एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, ये विश्लेषण करता है वेरिएंस का दो ग्रुप्स के बीच में, और ये डिटरमाइन करता है कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्या अंतर है। और एसोसिएशन जो है ना, ये मेजर नहीं करता वेरिएबल्स के बीच में, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने छठे प्रश्न पर। बताइए, वेस्टर्न फिलॉसफी में कौन से फिलोसोफर हैं जिनको जाना जाता है सिंबॉलिक लॉजिक को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो कि मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए एक फाउंडेशन के तौर पे काम करता है, एक आधार रूप के तौर पे काम करता है। तो किन्होंने जो है ना सिंबॉलिक लॉजिक को फॉर्मलाइज किया था, कौन से वो दार्शनिक थे जिनको प्रतीकात्मक तर्क को औपचारिक रूप देने के लिए जाना जाता है? पहला है प्लेटो, दूसरा है लाइबनीज, तीसरा है कांत और चौथा है बेंथम। क्या लग रहा है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप के प्रश्न जो है ना वो आपको हमारे ही प्रैक्टिस सेशन में मिलेगा, याद रखिएगा। तो डेली आया करिए, डेली जुड़ा करिए इन सेशंस को, और लाइक और कमेंट में कोई भी कंजूसी मत दिखाया करिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए कि क्या लग रहा है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें पहले ऑप्शन प्लेटो के बारे में, तो इन्होंने फिलोसफिकल थॉट में बहुत कंट्रीब्यूट किया था। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एथिक्स में और मेटाफिजिक्स में, है ना, तो इस वाले फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, मेटाफिजिक्स में और एथिक्स में। तो एथिक्स वाला ये हमारा जो है ना, ये वैल्यू प्रोपोजिशन वाली बात इन्होंने किया था, है ना। तो
यहाँ पर नैतिकता के बारे में बात हुआ, इसमें इन्होंने बहुत किया, और मेटाफिजिक्स के बारे में इन्होंने बात किया था, लेकिन सिंबॉलिक लॉजिक के बारे में बात नहीं किया था, तो ये नहीं होगा। कांत के बारे में बात करें तो कांत जो है ना अपने मेटाफिजिक्स के काम और एपिस्टेमोलॉजी के काम के लिए जाने जाते हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, नोइंग अबाउट नॉलेज, मतलब ज्ञान के बारे में जानना कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, ये सारी चीज़ें एपिस्टेमोलॉजी होती है। और सिंबॉलिक लॉजिक या कंप्यूटेशन के बारे में इन्होंने बात नहीं किया। बेंथम जो है ना, इनको यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के लिए जाना जाता है, यूटिलिटी बेस्ड, यूटिलिटेरियन जिसे हम कहते हैं, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी या दर्शन। और ये भी सिंबॉलिक लॉजिक में नहीं इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। लेबनिज या लाइबनिज, इनका सही उत्तर ये हो जाएगा इस प्रश्न का। लाइबनिज जो थे, इन्होंने सिंबॉलिक लॉजिक को फॉर्मलाइज किया, और इसने जो है ना एक जिसे हम कहते हैं ना फाउंडेशन, तो फॉर्मल फाउंडेशन के तौर पे काम किया। मॉडर्न कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है इनका। अभी जो आप कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते हो या गणित देखते हो, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने बाइनरी सिस्टम को डेवलप किया था, और आज आपको मालूम है कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो इसी बाइनरी सिस्टम पर चलते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक प्रिंसिपल के ग्राउंड वर्क को इन्होंने ही जो है बेस रखा था, और डिजिटल कंप्यूटेशन के लिए बहुत ज़्यादा वो यूज़ होता है। एडवांस रीजनिंग मेथड्स जो आज यूज़ होते हैं उनमें लेबनीज का बहुत बड़ा रोल है। तो यही इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आईसीटी का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस हैज द हाईएस्ट ड्यूरेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगेन। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण उपकरण सबसे अधिक स्थायित्व और पर्यावरणीय कारकों के प्रति प्रतिरोधकता रखता है। पहला ऑप्शन है एसएसडी, दूसरा ऑप्शन है एचडीडी, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, और चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, है ना। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हो गया ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। में से बताइए क्या सही उत्तर होगा, कौन सा सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब आप जानते हो ना, ड्यूरेबल मतलब वो चीज़ें जो खराब नहीं होंगी जल्दी, बहुत दिनों तक या बहुत सालों तक जो है ना वो वैसे रह जाती हैं। और अगर इनमें कोई पर्यावरण का कोई कारक है, जैसे मान लीजिए ह्यूमिडिटी होता है ना, हमारे घरों में या हर जगह आप देख रहे हो ह्यूमिड होता है, मतलब बहुत नमी होता है, और कई चीज़ें जो है ना वो नमी से ख़राब हो जाती हैं। और इसीलिए हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो ऐसी चाहिए कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना उनको ज़्यादा दिक्कत ना दे। तो ह्यूमिड अगर हो, अगर हॉट इन्वायरमेंट हो या बहुत कूलर इन्वायरमेंट हो, तो ऐसा ना हो कि आपका जो डेटा है वो वाइप आउट हो जाए। तो इसलिए बताइए इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल, सबसे ज़्यादा जो है वो हर एक कंडीशन में मजबूत रहेगा और रेसिस्टेंट टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहेगा। एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। देखिए, अगर हम एसएसडी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही नया इन्वेंशन है और न्यू इन्वेंशन है ये। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का फुल फॉर्म होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है, हाई ड्यूरेबिलिटी। कुछ कारण भी है, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ना, इसमें कोई डिस्क नहीं होता है ना, कोई डिस्क नहीं होता है, तो इसलिए मूविंग पार्ट कम होता है। और जिस भी चीज़ में अगर मूविंग पार्ट कम होगा, देखिए मॉडर्न मशीनरी में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर मूविंग पार्ट कम होगा, ऐसे पार्ट्स जो मूव करते हैं वो कम होंगे, तो उसका वेयर एंड टेयर का चांस बहुत कम होगा, मतलब उसके ख़राब होने के जो चांसेस हैं ना वो बहुत कम होंगे। तो यहाँ पे मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, और इसलिए ये ज़्यादा रेसिस्टेंट है फिजिकल शॉक्स, क्योंकि नहीं लगते हैं। इसके साथ साथ टेम्परेचर चेंज, क्योंकि मूविंग पार्ट होगा तो गर्म भी हो जाता है ना। आप देखिएगा हार्ड डिस्क जो होता है वो बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक डिस्क मूव कर रही है। तो टेम्परेचर चेंज या ये सारी चीज़ें जो है इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना, ये अगर हम दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस से कंपेयर करें तो ये कम ज़्यादा हीट होता है, मतलब कम हीट होता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, इसके स्पीड के लिए और इसके रेजिलियंस के लिए। इसका फॉर्म फैक्टर भी बहुत छोटा होता है, मतलब ये बहुत ही साइज़ में भी दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस से छोटा होता है। तो एसएसडी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का। एचडीडी जो है इसमें मूविंग पार्ट होता है, जिससे डिस्क होता है, और इसलिए फिजिकल डैमेज और इन्वायरमेंटल रिस्क होता है, गर्म हो जाता है ये, तो ये नहीं होगा। ऑप्टिकल डिस्क तो ये ड्यूरेबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है। ऑप्टिकल डिस्क क्या हो गया, है ना, जैसे आपका सीडी वगैरह हो गया, है ना, तो वो आपका स्क्रैच हो जाता था। सीडी नहीं होता था पहले, उसमें मूवीज़ रहती थी, डीवीडी सीडी, वो स्क्रैच हो जाता था, हीट होता था, क्योंकि हमेशा वो मूव कर रहा है। लाइट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा तब भी वो ख़राब हो जाता था, तो ये नहीं होगा। मैग्नेटिक टेप जो है ना, ये ड्यूरेबल होता है,
लॉन्ग टर्म आर्काइवल स्टोरेज के लिए, लेकिन ये टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको रखना होता है। ह्यूमिडिटी अगर होगा, अगर नमी होगा हवा में, तो उससे भी ये दिक्कत होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, और ये इसका सही उत्तर सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा। नोट आउट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और रेसिस्टेंट होता है ये, चेंज जो है उसके प्रति जो है ये प्रतिरोधक क्षमता इसकी अच्छी होती है। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। इन इंडियन लॉजिक विच प्रमाण, जिसे हम मीन्स ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, आपको अभी बताया था ना मैंने, इंडियन लॉजिक या न्याय जो फिलॉसफी है उसमें जो ज्ञान अर्जन करने का तरीका है उसमें से एक तरीका जो है ना प्रमाण भी होता है। तो कौन सा प्रमाण जो है ना, डायरेक्ट परसेप्शन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो आप लेते हो उसको हम कहते हैं। तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया हुआ है, तो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर जाके लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। पहला ऑप्शन है अनुमान, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है उपमान और चौथा है शब्द, है ना। तो देखिए, अगर हम अनुमान के बारे में बात करें, नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर कह रहा है डायरेक्ट परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान, जो चीज़ें आपको प्रत्यक्ष हों। तो अनुमान कैसे हो सकता है? अनुमान तो इन्फरेंस होता है, इसमें आप अनुमान लगाते हो, नॉलेज को डिराइव करते हो इनडायरेक्टली, है ना। तो इसमें जैसे कि आप घर से बाहर निकले और वहाँ पर आपका जो रोड है वो पूरा गीला हुआ है, तो आपने अनुमान लगाया कि हो ना हो रात में बारिश हुई होगी, या फिर बादल दिखें तो आपने अनुमान लगाया कि हो सकता है 1 घंटे में बारिश आ जाए। तो ये क्या है? ये अनुमान है। आपको नॉलेज कैसे होगा? अनुमान लगाकर। ये नहीं होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट परसेप्शन के बारे में बात कर रहा है। तो पर जो डायरेक्ट परसेप्शन है उसका प्रत्यक्ष ही सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो होता है ये डायरेक्टली आप अपने सेंसरी ऑर्गन से, अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे इस ज्ञान का अर्जन करते हो, और ये नॉलेज जो है ना एक्वायर करते हो थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें आप जो है ना कोई भी मेडिएशन नहीं होता है, आप डायरेक्टली परसीव करते हो। फाउंडेशन अपने ऑब्जर्वेशनल नॉलेज से आप ऑब्जर्व करते हो, अवलोकन करते हो, चीज़ें देखते हो और उसके बाद उसको मानते हो, तो ये प्रत्यक्ष होता है। उपमान जो है ना कंपैरिजन, अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर करके और नॉलेज आपको मिलता है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। और शब्द जो है ना, ये वर्बल टेस्टिमनी भी इसको हम कहते हैं। तो यानी कि आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो, कोई भी ऐसे जो बुक्स हो जिसके ऊपर आप भरोसा करते, या फिर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आप भरोसा करेंगे, क्योंकि वो क्रेडिबल सोर्स हैं, क्योंकि उनके पास वो क्रेडिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे ऊपर क्यों भरोसा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि देखिए सर ने भी जेआरएफ निकाला हुआ है, और सर एक अब काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, इस फील्ड में हैं, तो ये हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। तो इसे हम कहते हैं शब्द, है ना। तो ये डायरेक्ट परसेप्शन से नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न के ऊपर, और हायर एजुकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है, विच कमीशन रिपोर्ट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन इंडिया टू रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को विनियमित और समन्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना में किस आयोग की रिपोर्ट सहायक थी? पहला ऑप्शन है आपके पास कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन, दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन आयोग या राधा कृष्णन कमीशन, तीसरा ऑप्शन है मुदलियर आयोग या मुदलियर कमीशन, और चौथा ऑप्शन है सरकार कमीशन या सरकार आयोग। बताइए इसका सही उत्तर क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर दीजिए, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कोठारी कमीशन जो है ना, इसको जाना जाता है इसके एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। जो रिफॉर्म्स ये लाया था, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये 1964 से 66 के बीच में आया था, याद रखिएगा, कोठारी कमीशन, है ना। और इसने जो है ना प्राइमरी टू हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे चेंजेस सजेस्ट किए थे, और इसके बाद ही आया था पहला पॉलिसी जो 1968 में आया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो यूजीसी तो स्टैब्लिश 1956 में ही हो गया था, और ये 1966 64 से 66 के बीच आया था, तो ये कैसे रेकमेंड कर सकता है ना। तो ये तो होगा नहीं, है ना। अब राधा कृष्णन कमीशन जो है, ये आपको मालूम है कि 1948 में आया था, 1948 में, तो हो सकता है कि इसने किया हो। ये एक इंस्ट्रूमेंटल जो कमीशन था, और इसने ही रेकमेंड किया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इन्होंने बताया था, राधा कृष्णन ने, क्योंकि यही चेयरपर्सन थे उसमें, तो इन्होंने बताया था कि हमें एक ऐसे बॉडी की ज़रूरत है, एक ऐसे निकाय की आवश्यकता है जो कि विनियमन करे, रेगुलेट करे, और इसके साथ साथ समन्वित करे, कोऑर्डिनेट करे, है ना, किस चीज़ को? हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड को।
इंडिया में। तो यानी कि जो उच्च शिक्षा है उस समय बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी, है ना। हायर एजुकेशन में बहुत सारी जो है ना बदलाव, हर स्टेट के हायर एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते थे। तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था, है ना, एक मानक चाहिए था। और इसको मानकीकृत करने के लिए हमने जो है यहाँ पर यूजीसी को स्टेब्लिश किया, राधाकृष्णन कमीशन ने इसको रेकमेंड किया था। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन, राधाकृष्णन आयोग। और इसी रिपोर्ट के बाद जो राधाकृष्णन आयोग ने दिया था, फाउंडेशन सेट हुआ यूजीसी के क्रिएशन का। इसका एम था कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है भारत के विश्वविद्यालयों में उसको बहुत ज़्यादा बेहतर किया जाए। मुदलियर कमीशन जो है ये फोकस करता है सेकेंडरी एजुकेशन पे, और हायर एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी ही नहीं आता, तो इसलिए ये नहीं होगा। और सरकार कमीशन जो है ना ये किसी भी यूजीसी एस्टेब्लिशमेंट और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ों से बिल्कुल भी लिंक नहीं है इसका, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। और आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। विच इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल एम्स स्पेसिफिकली टू फेज आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेज? कौन सा पर्यावरणीय प्रोटोकॉल विशेष रूप से ओजोन को समाप्त करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है? बहुत आसान प्रश्न है। ओजोन से रिलेटेड जैसे आए मैंने आपको कई बार बताया कि क्या होगा वो। पेरिस एग्रीमेंट पहला ऑप्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दूसरा ऑप्शन, क्योटो प्रोटोकॉल तीसरा ऑप्शन और बेसल कन्वेंशन चौथा ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 लिख के, और सबका सही आंसर आना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। हाँ, तो एक ही कमेंट में आप ये भी बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही उत्तर होगा, और उसी के नीचे लिख दीजिए कि आपका जो है ना 10 में से कितने सही हुए हैं प्रश्न, ये नीचे जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आपका क्या फीडबैक है, आपको हमारे ये सेशंस कैसे लगते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर किया करिए। देखिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, आप याद कैसे करेंगे? तो देखिए ओजोन में क्या आता है, ओ एन आता है ना, क्योंकि OZONE। तो ये ओ उठाइए, ये एन उठाइए, और इन दोनों को यहाँ से निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर दिख गया MON में ओजोन। तो इससे आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है। तो मॉन्ट्रियल ON इसमें भी आता है, ओजोन में भी आता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना वो फोकस करता था किस चीज़ पे? ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस, है ना, ODS, ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करना। और ग्लोबल तौर पे वन ऑफ द मोस्ट जो है ना ये सक्सेसफुल कन्वेंशन रहा। और सिग्निफिकेंटली इसने कम किया जो केमिकल्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऐसे केमिकल्स को ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें इसका नाम आता है। और बहुत अलग अलग देश ने जो है कंप्लाई किया और मेज़र किया एनवायरमेंटल रिकवरी को। बहुत ज़्यादा रिकवरी देखने को मिला ओजोन लेयर में भी हमें। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट का एम क्या है? तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, 2015 में आया था, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के बारे में है। और ग्लोबल टेम्परेचर राइज को लिमिट करने के बारे में है। क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट क्या था? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। और वही बेसल कन्वेंशन रेगुलेट करता था हजार्डस वेस्ट, है ना, जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट है और जो खतरा बन सकते हैं हमारे लिए, उसको ये कहीं ना कहीं हजार्डस वेस्ट मूवमेंट को बॉर्डर्स का क्रॉस रेगुलेट करना। तो ये भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रिलेटेड नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो, और जो जो मैंने बताया कि कितने आपके सही हुए हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिया हो। और आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए। जो भी डाउट हो तो प्रतीक सर डाउट ग्रुप जो बना हुआ है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके आंसर की हमने प्रोवाइड कर दिया है। ये पर्टिकुलर PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज रात को 10 बजे अपलोड हो जाती है, और वहीं पर आपको रोज रात को 10 बजे से डाउनलोड कर लेना है और इसकी लिस्ट रखना है। बाद में एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको इन्हीं PDF से प्रैक्टिस करना है, और इसी के लिए यहाँ आंसर की भी मैं देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे इन्हीं प्रैक्टिस सेशन के अगले संस्करण के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।